हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया गेट अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर। ओके। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है आपका दीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशन रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो भी आपके प्रिंसिपल बेसिस कन्वेंशन लगते हैं वो सब अकाउंटिंग पॉलिसीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंडिया 16 की बात करूँ तो 16 में जो पीपी का है आपका इंडिया, उसमें आपके मेजरमेंट है। मेजरमेंट है या तो कॉस्ट मॉडल, या तो आप मेजर करोगे कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो ये जो मेथड्स हैं ये आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। ठीक है। सिमिलरली आपका जो इंडियस 109 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, तो उसमें भी मेथड दे रखे हैं आपको। एक तो अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड दे रखा है, एक तो आपका एफ वी टी ओ सी आई दे रखा है, और एक दो दे रखा है एफ वी टी पी एल। तो ये भी क्या है, मेथड है। ठीक है, रीमेजर करने के ये मेथड है, मेजरमेंट करने के आपके। तो ये सारे जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, ये सारे जो भी बेसिकली आपके रूल्स मेथड्स ये सब है। तो ये सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। तो अगर आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो तो वो भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है ना। तो ये सारे मेथड्स हैं आपके। सो दीज आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, बेसिस कन्वेंशन रूल्स एंड प्रैक्टिस अप्लाई इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके। एग्जाम्पल हो गया मेथड फॉर डिटरमिनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। जैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिटरमिन के लिए फीफो वेटेड एवरेज मेथड यूज होता है ना। तो वो आ गया इंडियाज 28 इंडियाज 2 के अंदर। ओके। मेजरमेंट बेसिस फॉर पीपी इंटेंजिबल एसेट्स कॉस्ट मॉडल इवैल्यूएशन मेथड। तो ये भी स्पेसिफिक ये पॉलिसीज़ हैं। ये कौन सी, ये हो गए आपके पॉलिसीज़ हो गई अल्टीमेटली, है ना। सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेलेक्ट करते टाइम पे क्या करना चाहिए, बेसिकली कैसे सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इफ स्पेसिफिक इंडियस इज अवेलेबल पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, देन एंटिटी शेल अप्लाई दैट स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी डिटरमिन्ड बाय दैट इंडियस। तो अगर कोई स्पेसिफिक इंडियस है, जैसे इन्वेंट्री के लिए तो आपका इंडियस 2 है, ठीक है, और आपकी जो पीपी है उसके लिए अलग से इंडियाज है, इंडियाज 16। ठीक है। ऐसे ही आपका इंडियाज 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए इंडियाज है, तो वो जो कह रहा है इंडियाज वो आ जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंडियाज नहीं है तो एंटिटी शेल रेफर द फॉलोइंग सोर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो फॉलोइंग सोर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, इंसानों की खरीद और बेच, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंसान सेल और परचेज होते हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोल सकते हैं, इंसान सेल और परचेज होते हैं। तो अगर इंसान सेल और परचेज हो रहे हैं तो इसके लिए कोई इंडेस तो है नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, एनी अदर इंडेस और सिमिलर ट्रांजेक्शन हम देखेंगे कि कोई दूसरा इंडेस है क्या इसके लिए, नहीं कोई, मतलब देखेंगे। तो अगर हमें याद आएगा कि हाँ यार एक इंडेस है, इंडेस 41, जो कि आपका डील करता है एग्रीकल्चर, ठीक है, लिविंग एनिमल से। बट ये तो इंडियाज 41 जो है वो किससे कवर करता है, किसको कवर करता है, सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज होने वाली कंपनी से। तो ये भी नहीं है, ठीक है। लेकिन और कोई दूसरा इंडिया से सिमिलर ट्रांजेक्शन पे तो आप देखोगे कि कोई दूसरा बिट इंडियस है कि नहीं, जो कि इंसानों की तरह किसी और चीज़ों में डील करता हो, इंसानों की जो सेल और परचेज है उससे। नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं। अब दूसरे स्टेप पे जाओगे, फ्रेमवर्क देखोगे इंडियस का, कि जो फ्रेमवर्क है इंडियस का, ठीक है, तो वो कवर करता है कि नहीं करता है। अगर फ्रेमवर्क इंडियस का नहीं करता है तो फिर आप क्या होगे, इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की प्रोनाउंसमेंट में जाओगे, वो कुछ कहती है क्या इस बारे में। अगर वो भी नहीं मिलता आपको तो फिर आप क्या करोगे, प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडिंग सेटिंग बॉडी। ठीक है, जो दूसरी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है, लाइक यूएस गैप हो गई। यूएस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलता है उसे यूएस गैप बोलते हैं। तो अगर यूएस गैप में कुछ सिमिलर सा कुछ है क्या, अगर इसमें भी नहीं है तो फिर इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस देखोगे भाई, कि जो ये मेरी इंडस्ट्री है, ये जो ह्यूमन की सेल और परचेज है, इसमें और कंपनीज भी डील कर रही हैं क्या, तो ये देखोगे। तो वो जैसा कर रही है वैसा करोगे, सिंपल। सो एंटिटी से सिलेक्ट एंड अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉर सिमिलर ट्रांजेक्शन। एंटिटी क्या करेगी, ठीक है, अगर एक बार एंटिटी ने सिमिलर ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया है किसी भी रूल मेथड को, तो वो मतलब अल्टीमेटली अकाउंटिंग पॉलिसी, तो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करेगी उसको। ऐसा नहीं कि एक साल में कुछ और कर रही है, दूसरे साल में पता चला एक साल में वो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही है और दूसरे साल में रिवैल्यूएशन मॉडल, फिर तीसरे साल में कॉस्ट मॉडल, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आप कब चेंज कर सकते हो, अल्टीमेटली एंटिटी शेल चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड बाय इंडियस। अगर इंडियस कह रहा है कि आपको करना पड़ेगा तो, या फिर
रिजल्टिंग प्रोवाइडिंग मोर रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन। ऐसा करने से आपकी बैलेंस शीट जो है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ज़्यादा, तब करोगे, ठीक है, तब करोगे चेंज। फॉलोइंग है नॉट कंसिडर चेंजिंग इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये दोनों चीज़ें हमारी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएंगी। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी का एप्लीकेशन जो कि आपके प्रीवियस प्रीवियस जो आपका सब्सटेंस है उससे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, रीक्लासिफिकेशन ऑफ पीपी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब पर्पज अल्टीमेटली चेंज इन यूज हो गया, ये कहना चाह रहा है चेंज इन यूज हो गया, मतलब चेंज इन पर्पज और यूज हो गया, ठीक है। अगर चेंज इन पर्पज और यूज हो गया तो ये जो है वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप पीपी मतलब आप अपने किसमें यूज कर रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन पर्पज हो रहा है। मतलब आप पीपी को पहले, पीपी मतलब आपके आपकी जो मान लीजिए कोई आपकी लैंड थी, आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है, या आपकी लैंड थी, मान लो आपकी बिल्डिंग थी, ऑफिस बिल्डिंग थी, आपकी ये यूज हो रही थी गुड्स को, ठीक है, गुड्स को सप्लाई करने में। वो आपने कह दिया कि काम रोक दिया, आपने क्या किया कि इस बिल्डिंग को हम यूज़ करेंगे, हम गुड सप्लाई कहीं और से कर लेंगे, लेकिन इस बिल्डिंग को हम लोग क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को किराए पर दे देंगे, रेंटल, ठीक है। आपने अपना पर्पज ही चेंज कर लिया, तो अब बिकॉज रेंटल देते हो तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई आपकी, है ना, तो चेंज इन यूज हो गया। तो चेंज इन यूज डजंट फॉर्म चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। चेंज इन यूज का मतलब होता है आपके पर्पज में चेंज हो गया, आपके सब्सटेंस में चेंज हो गया, तो वो आपका अकाउंटिंग चेंज, वो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिडंट अकर प्रीवियसली, कोई नया ट्रांजेक्शन हुआ है, पहली बार हुआ है आपके साथ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो भाई उसके लिए आपने, अगर कोई आप, जैसे आपने पहली बार बिजनेस में आए हो और आपने पहली बार ही पीपी खरीदी है ना, आपने पहली बार ही नई परचेज खरीदी है, प्लांट खरीदा, ये वाला कभी खरीदा ही नहीं है, ठीक है, आपने पहली बार ये मशीन खरीदी है, आपने नया डिवीजन खोला है और पहली बार ये मशीन खरीदी है, तो अगर ये सब पहली बार कर रहे हो तो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप प्लांट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो कॉस्ट मॉडल पे, है ना, आप अपनी प्लांट को मेजर कर रहे हो कॉस्ट मॉडल, तो पहली बार कर रहे हो ना, ये तो पहली बार करने का मतलब ये नहीं कि कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो रही है, ओके। तो ये होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं अप्लाइंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में इन दोनों चीज़ जो हमने ऊपर अभी देखा था, उन दोनों को छोड़कर कोई और चेंज हो रहा है, तो वो कैसे अप्लाई होगा, लेट्स सी। एंटिटी शैल अकाउंट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा, मतलब प्रीवियस ईयर से जब से इम्पैक्ट चेंज हुआ है वैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इन्वेंट्री थी, ठीक है, मैं फीफो मेथड फॉलो कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा 1/4/2025 से कि मैं फॉलो करूँगी वेटेड एवरेज मेथड। तो जब से मैंने कंपनी खोली है, ठीक है, तब से लेकर अब तक जितना भी मैंने फीफो मेथड अप्लाई किया है, मैं वहाँ से, मतलब अगर मैं फीफो मेथड नहीं अप्लाई कर रही होती, मैं वेटेड एवरेज मेथड जब से मेरे पास ये इंडियाज लगना चालू हुआ है, तब से मैं अगर करती तो क्या आता है इम्पैक्ट, और तब से मैं चेंजेस लूंगी रेट्रोस्पेक्टिवली। सो अप्लाई सच अकाउंटिंग प्लान ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पास्ट एज फॉलोज, ठीक है। सो एडजस्टिंग द कंपेरेटिव अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपेरेटिव अमाउंट को एडजस्ट करोगे, एंड एडजस्टिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू ऑल प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कि भाई ये जो चेंज हो रहा है ना, ठीक है, मान लो इन्वेंट्री में जो चेंज हुआ है वो 31 मार्च 2025 को हुआ है, ठीक है, मेरे इन्वेंट्री में जो चेंज हुआ है 31 मार्च 2025 को हुआ है, और मैंने वेटेड एवरेज चालू कर दिया इन्वेंट्री को मेजर करना, वेटेड एवरेज। तो अब क्या होगा कि भाई सबसे पहले तो मेरे को 31/3/2024 की बनेगी मेरी बैलेंस शीट, है ना, और 1/4/2023 की, ठीक है, 1/4/2023 की। तो 1/4/2023 को जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है, उसमें मैं चेंज करूंगी, इसमें मैं चेंज करूंगी, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी लेकर आऊंगी अल्टीमेटली। तो यही बोल रहे हैं कि एडजस्टिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर ये रहा, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, यही है 1/4/2023 का, है ना, ये तो ओपनिंग बैलेंस है फॉर इफेक्ट ऑफ चेंज अकाउंट पॉलिसी टू ऑल प्रायर पीरियड्स, तो वैसे चेंज होगा। अब इसमें क्या क्या चेंज होगा तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या चेंज होगा इसमें, 1 सेकेंड। कहाँ गया,
सो फ्रेंड्स हुआ क्या, देखो ये मैं बात कर रही थी 31/3/2024 की, है ना। ये मेरी बात चल रही थी 31 मार्च 2024 की, और मेरी इन्वेंट्री में मेथड में चेंज हो गया, है ना। तो ये चल रही है मेरी 31/10/2023 और ये चल रहा है 1/4/2023, है ना। तो अगर मैं अपना P&L बनाऊँ, ठीक है, P&L बनाऊँ, तो मेरी इन्वेंट्री में मान लो इस बार की जो P&L में एंट्री है मेरी, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मान लो वेटेड एवरेज की वजह से मैं अगर अप्लाई करती वेटेड एवरेज तो 10 रुपये बढ़ जाता, है ना, 10 रुपये बढ़ जाता, जिससे मेरा जो प्रॉफिट होता वो भी 10 रुपये बढ़ जाता, है ना, 10 रुपये बढ़ जाता। तो अल्टीमेटली मेरी बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता, मेरी बैलेंस शीट पे एक तो आपका जो रिटेन अर्निंग है वो 10 रुपये बढ़ जाता, है ना, और जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है वो 10 रुपये बढ़ जाता, है ना। अब यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर P&L में मेरा जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 10 रुपये बढ़ जाता, है ना। अब यहाँ पर मैं अगर वेटेड एवरेज फॉलो कर रही होती तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है मान लो 20 रुपये बढ़ जाता, तो मेरा जो प्रॉफिट है नेट नेट वो कितने रुपये बढ़ जाता, वो भी 10 रुपये बढ़ जाता, है ना। फिर यहाँ के बैलेंस शीट लेकर आती मैं, है ना। यहाँ पर जब मैं बैलेंस शीट लेकर आती तो यहाँ पर मेरी जो रिटेन अर्निंग है ना, मेरी जो रिटेन अर्निंग है वहाँ पे 10 रुपये तो ये बढ़ा होता, है ना, और ऊपर से प्लस 10 रुपये ये बढ़ा होता, है ना। और मेरी जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पे कितने से बढ़ा होता, 20 रुपये से बढ़ा होता, है ना, 20 रुपये से बढ़ा होता। ठीक है, अब मेरा यहाँ का P&L तो मेरा ये इम्पैक्ट आता अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग पे। तो बैलेंस शीट अगर मैं प्रेजेंट कर रही होती तो 20 रुपये से रिटेन अर्निंग बढ़ा देती और क्लोजिंग स्टॉक को 20 रुपये से बढ़ा देती। सिमिलरली यहाँ पर फिर यहाँ पर भी इम्पैक्ट आता फ्रेंड्स, यहाँ पे भी इम्पैक्ट आता। तो यहाँ पे मेरा जो ओपनिंग स्टॉक होता, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक मेरा किससे बढ़ता है, यहाँ पर 20 रुपये पर से बढ़ जाता, ठीक है, 20 रुपये से बढ़ जाता मेरा ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नेट नेट। क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ता ही बढ़ता, जो भी बढ़ता, है ना। तो ये होता है, और मेरी जो रिटेन अर्निंग है वो कितने से बढ़ जाती है यहाँ पर, वो जो भी मेरा पैसा आएगा उससे बढ़ती, लेकिन ये जो 20 रुपये इससे तो बढ़ी जाती है ना, इससे तो बढ़ी जाती है। और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो तो होता ही जब की बार हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे ये ना दिखाना पड़ेगा जब मैं पॉलिसी का डिस्क्लोजर कर रही होंगी। ठीक है, सो एडजस्ट द कंपेरेटिव अमाउंट, हमने कंपेरेटिव अमाउंट एडजस्ट कर लिया और ओपनिंग बैलेंस को भी एडजस्ट कर लिया। फिर रेट्रोस्पेक्टिव वैल्यूएशन इम्प्रैक्टिकेबल, अगर प्रैक्टिकल नहीं है, एंटिटी कैन नॉट अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी रेस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट टू डू सो। ठीक है, हर एफर्ट कर ली लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, देन एंटिटी शुड अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली। तो ये खुला हुआ इंडेज है, अल्टीमेटली ओपन है कि अगर नहीं हो पा रहा, आपने एफर्ट्स कर लिए तो आप प्रोस्पेक्टिवली कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो डिस्क्लोजर क्या होगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या क्या डिस्क्लोजर होंगे, नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, भाई कि क्या क्या चेंज कर रहे हो आप। तो पहले नेचर क्या है, इन्वेंट्री में मेथड में चेंज हो गया है, तो ये बता देंगे कि हम पहले फीफो मेथड फॉलो करते थे, अब हम वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ईच अफेक्टेड आइटम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर ड्यू टू चेंज, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होने से करेंट ईयर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, करेंट ईयर मतलब 31 मार्च 2024 में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और प्रीवियस ईयर 31/3/2023 और उसका जो ओपनिंग बैलेंसेस है मतलब 1/4/2023 उन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बताओगे आप। इफ रेट्रोस्पेक्टिव एवल्यूएशन इम्प्रैक्टिबल तो आप रीज़न बताओगे भैया क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी बताओगे। अब आता है दूसरा टॉपिक हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होती हैं। सो मैनी आइटम इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड, आप मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। उनको रिलायबल कॉस्ट मेजर करना संभव नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब हमारा एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा, कितना हमारे डेटर्स हमें डिफॉल्ट करेंगे, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो वो जजमेंट इन्वॉल्व करता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट है, क्योंकि हम कॉस्ट उसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते भाई कि कितना हमें लॉस हो सकता है।
ठीक है। वारंटी ऑब्लिगेशन, वारंटी मैं दे तो रही हूँ, कंपनीज वारंटीज देती हैं 2-2 3-3 साल की, 1-1 साल की, बैटरी में भी वारंटी होती है, बट कितना लोग वापस आएंगे वारंटी क्लेम करने, कितने लोग वापस आएंगे ये नहीं बता सकते, तो एस्टिमेट ही चलता है यहाँ पर भी। डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड भी क्या है आपका, एस्टिमेट है। क्यों है? क्योंकि भाई वियर और टीयर होती है मेरी मशीन के यूज़ होने से। अब ये वियर और टीयर कितनी होती है, ये भी तो एस्टिमेट ही है अपने आप में, ये कोई अकाउंटिंग पॉलिसी तो है नहीं। आप वियर टीयर को मेजर करने की कोशिश कर रहे हो, वो एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो एक्यूरेट नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एस्टिमेशन चलता है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन मेथड भी अपने आप में आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। यूजफुल लाइफ भी अकाउंटिंग में कि 10 साल चल जाएगी, 9 साल चल जाएगी, 8 साल चल जाएगी, एस्टिमेट्स होते हैं। रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेट होते हैं कि यार लास्ट मोमेंट में जब हम इसे बेचने निकलेंगे तो इतना ना 5% तो इसका पैसा मिल ही जाएगा, तो ये भी एस्टिमेट ही है। सो एस्टिमेशन इन्वॉल्व जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व होता है बेसिकली, है ना। सो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एंटिटी शेल रिवाइज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, सर्कमस्टेंस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और मोर एक्सपीरियंस। तो आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज हो सकता है अगर कहीं नई इन्फॉर्मेशन आ गया, नया एक्सपीरियंस आ गया। मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है, मैं सोच रही थी ये मशीन ना 8 साल तो चली जाएगी, लेकिन क्या हुआ, इस मशीन को जो लेबर यूज़ कर रही है वो बहुत बुरी तरीके से यूज़ कर रही है, मतलब अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रही उसे। तो अब मुझे पता चल गया कि मशीन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगी, तो ये 5 साल ही टिक जाएगी, बस हो गया। फिर उसके बाद इसका काम खत्म हो जाएगा, 5 या 6 साल ही टिक पाएगी, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज हो गया, यूजफुल लाइफ में चेंज हो गया, है ना। तो रिवाइज हो गया मतलब चेंज हो गया, तो वो चेंज जो होगा वो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट डालोगे आप उसका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं डालोगे, है ना। सो अकाउंट शेल अकाउंट फॉर चेंज इन अकाउंटिंग में प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई चेंज फ्रॉम डेट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो क्या होगा, मैंने 5 साल करे तो 5 साल के हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी बेसिकली। सो डिस्क्लोजर किया जाएगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में। नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग, क्या आप क्या चेंज कर रहे हो आप अकाउंटिंग में, भाई हम लोग ना क्या कर रहे हैं, हम लोग यूजफुल लाइफ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यूजफुल लाइफ में चेंज कर रहे हैं। तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया। इफेक्ट बताओगे, अमाउंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर ईच अफेक्टेड आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंट ईयर और फ्यूचर ईयर ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। करंट ईयर में क्या बढ़ेगा और फ्यूचर ईयर में क्या बढ़ेगा। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी में तो आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का दिखाना पड़ रहा था, अगर आप ऊपर देखो तो इफेक्ट से दिखाते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रीवियस ईयर का रेट्रोस्पेक्टिव चेंज था ना, इसमें फ्यूचर में चेंज है, तो करंट ईयर फ्यूचर ईयर दोनों में दिखाओगे। अगर पॉसिबल नहीं है एस्टिमेट करना इफेक्ट ऑन फ्यूचर ईयर, देन आप फैक्ट को बता दोगे भाई ये कि नहीं पॉसिबल है। अब दूसरे पॉइंट्स क्या आ गए, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कैन नॉट बी रीड करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज होना कोई प्रायर पीरियड एरर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई आपके पास नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज कर रहे हो, ना कि पिछले टाइम कुछ गलत हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में आपने कुछ गलती की है, नहीं। If it is difficult to distinguish between a change in accounting policy and change in accounting estimate, then it treated as a change in accounting estimate. अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ है या अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज हुआ है, इसमें आप अंतर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप क्लियरली मान लोगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं हमारे पास एरर। तो एरर में क्या है, ये ओमिशंस होती है, मिस स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने कुछ गलती कर दी, ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी, मैं भूल गई कुछ रिकॉर्ड करना, ठीक है, मैं भूल गई कुछ रिकॉर्ड करना, या फिर चलो क्या हुआ, भूली तो नहीं, लेकिन मैंने इनकरेक्ट अमाउंट पर रिकॉर्ड कर दिया मशीन्स को, या इनकरेक्ट अमाउंट पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए, तो ये मिस स्टेटमेंट हो गई, गलती कर दी मैंने। तो ये सारे प्रायर पीरियड एरर कहलाती है। जैसे कि कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। मान लीजिए मैंने मशीन खरीदी थी या लैपटॉप खरीदा था 50 हज़ार रुपये का, ठीक है, ये रिकॉर्ड करना ही भूल गए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, मुझे मशीन को कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो इसे एक्सपेंस ऑफ कर दिया, ठीक है। फ्रॉड फेक एम्प्लॉयज़ की आईडी क्रिएट हो गई और उसके नाम पर सैलरीज ट्रांसफ़र कर दी, फ्रॉड, ठीक है। गलत क्लासिफिकेशन हो गया, मैंने बताया ना क्लासिफिकेशन गलत हो गया, आपको कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था, आपने कैपिटलाइज कर दिया, या आपको एक्सपेंस ऑफ करना चाहिए था, आपने कैपिटलाइज कर दिया, है ना। तो ये हो गई आपकी क्लासिफिकेशन एरर। ओमिशन क्या हो गया, आपने कोई चीज़ आपको डेबिट करनी थी, आपने क्रेडिट कर दी, ठीक है। आपने कोई इनकम आपको हुई थी, आपने क्या कर दिया, उस इनकम को क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया, तो वो हो गई, है ना, वो हो गई एरर ऑफ प्रिंसिपल। कुछ भी हो सकता है, कमीशन, ठीक है, मतलब एक जगह डेबिट हो गया और दूसरी जगह क्रेडिट होना भूल गए, तो वो हो गया, ठीक है।
तो ट्रीटमेंट क्या होगा प्रायर पीरियड का, एनजी शैल करेक्ट द प्रायर पीरियड रेट्रोस्पेक्टिवली, इसमें रेट्रोस्पेक्टिवली होगा जस्ट लाइक अकाउंटिंग पॉलिसी, करेक्ट सच एरर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पास्ट, ठीक है, जब ये गलती हुई थी तब से, ठीक है। सो रीस्टेटिंग द कंपेरेटिव अमाउंट प्रीवियस ईयर, अब रीस्टेट करोगे कंपेरेटिव अमाउंट प्रीवियस ईयर को जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में कर रहे थे, एंड रीस्टेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर फॉर करेक्शंस लीडिंग टू ऑल प्रायर पीरियड, जो भी प्रायर पीरियड रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस थे उस सबको रीस्टेट कर दो। मतलब अल्टीमेटली हो क्या रहा है मैं बताऊँ आपको, देखो 31 मार्च 2025 निकल के गया ना, ये देखो, तो ये तो करंट ईयर हो गया मान लो, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 31/3/2024, तो 31 आपने कोई प्रायर पीरियड एरर देखी है ना, तो वो हुई थी 31 मार्च 2024 को, तो आप क्या करोगे कंपेरेटिव अमाउंट प्रीवियस ईयर का इसको इम्पैक्ट कर लोगे, तो इसको सही कर लोगे, प्लस वो एरर जो थी वो पिछले साल की भी थी, तो आप क्या करोगे जो भी प्रीवियस ईयर है इसका ओपनिंग बैलेंस 1/4/2023, तो यहाँ पर आप चेंजेस कर दोगे अल्टीमेटली लीडिंग टू ऑल प्रायर पीरियड एरर, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दोगे अल्टीमेटली, उसका सबका इम्पैक्ट यहीं पे ले लोगे आप, ठीक है। और कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो भी फीचर यहाँ पर आएगा उसको भी ले लोगे यहाँ पे। तो अगर मान लो जो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इम्प्रैक्टिकल है, नहीं कर पा रहे हो आप, कैन नॉट रीस्टेट द प्रायर पीरियड रेट्रोस्पेक्टिवली आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल एफर्ट्स टू डू सो, तो एंटिटी को प्रोस्पेक्टिवली कर देना होगा फिर, ठीक है। कोई बात नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे रीस्टेट कर दो प्रोस्पेक्टिवली, नो इशू। डिस्क्लोजर क्या जाएगा प्रायर पीरियड एरर के लिए, प्रायर पीरियड एरर का आपको नेचर बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, आपने क्लासिफिकेशन में एरर कर दी है, ओमिशन एरर कर दी, क्या कर दिया आपने, आपको इफेक्ट बताना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ईच अफेक्टेड आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन प्रीवियस ईयर ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर्स, ठीक है, जो भी प्रायर पीरियड प्रीवियस ईयर में बढ़ा है। और फिर इफ रेट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट प्रैक्टिकल, तो आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई क्यों है, सिंपल, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमारा ये अपना पूरा इंडेक्स 8 होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।